अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जिसे मुसलमानों को मुत्तहद करने की सज़ा मिली या उसे अमेरिका की नज़र लग गई। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं लीबिया। क्या अल मगरब का एक अहम इस्लामी मुल्क है। सरकारी नाम जमहूरिया अल अरेबिया लीबिया है। इसके शुमाल में बहरा रूम, जनूब मशरक़ में सूडान और जनूब में चाड और नाइजीरिया, जबकि मशरक़ में मिस्र और शुमाल मगरब में फ्रांस और मगरब में अलजज़ायर वाक़ है। मुल्क की आबो हवा गर्म और खुश्क है, अलबत्ता साहली इलाकों की आबो हवा मतदल रहती है। मज़ीद ये गर्म तरीन शहर है। सहराई इलाकों में बारिश बहुत कम होती है। तराबलिस, बेनगाजी, हस और अल-ज़ाविया लीबिया के मशहूर शहर हैं। ट्रिपोली लीबिया का दारुल हुकूमत है। लीबिया का कुल रकबा 17,59,540 मुरबा मील है। बेशतर हिस्सा सहराई और वैरान है। जबल अल खिज़र यहाँ के मशहूर पहाड़ी सिलसिले हैं और पूरे मुल्क में कोई दरिया नहीं। सारा मुल्क 3 बड़े सूबों या इलाकों यानी ट्रिपोलिटानिया, सेरेनिका और फज़ान पर मुश्तमिल है। लीबिया का साहिल 1100 मील लंबा है। यहाँ की आबादी 96% मुसलमान है, बाकी ईसाई और यहूदी हैं। तकरीबन 75% आबादी देहात में रहती है। अरबी मुल्क की सरकारी ज़बान है। सिक्के का नाम लीबियन पाउंड है। लीबिया कई बैनुल-अक़वामी तंजीमों का कारकुन है। 18वीं और 19वीं सदी के दौरान यूरोपीय अक़वाम में एशिया और अफ्रीका पर कब्ज़ा करने की जो दौड़ शुरू हुई थी, इसके भयानक असरात लीबिया की सरजमीन पर पड़े। यूरोपीय अक़वाम अरसे तक इस इलाके को ललचाती हुई नज़र दिखाई दी और अपना तसल्तुत जमाने की कोशिश में रहे। आखिरकार 1911 में इटली ने फ्रांस की तरफ से शाह पाकर तराबलिस पर हमला कर दिया और उस्मानी तुर्कों से शदीद जंग के बाद इस पर कब्ज़ा कर लिया, जिस पर मकामी लोगों ने ज़बरदस्त मुज़ाहमत का मुज़ाहरा किया। इटली ने मुज़ाहमत को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की। हैरत पसंदों पर बड़ा जुल्म जबर किया, लेकिन इसका कब्ज़ा मुस्तहकम न हो सका। जंग अज़ीम दोम के दौरान हालात इटली के ख़िलाफ़ और भी नासाज़गार हो गए और आज़ादी की तहरीक को मज़ीद उभरने का मौका मिल गया। 1940 से 1942 में लीबिया की सरजमीन महरी और इत्तेहादी फ़ौजों के दरमियान जंग का अखाड़ा बन गई। जंग का आगाज़ में महरी यानी जर्मनी और इटली की फ़ौजों का पल्ला भारी रहा, लेकिन 1942 के बाद हालात महरी फ़ौजों के लिए साजगार न रहे। इसके बरअक्स इत्तेहादी फ़ौजों की पोजीशन मुस्तहकम होने लगी, यहाँ तक कि 1943 में बरतानवी फ़ौज तराबलिस और सेरेनिका, जबकि फ़्रांसीसी फ़ौजों फज़ान के इलाके पर काबिज़ हो गईं। इत्तेहादी फ़ौजों की कामयाबी दरअसल लीबिया के हरीत पसंदों की मरहूम मन्नत थी। दौरान जंग उन्होंने इत्तेहादियों के साथ भरपूर ताउन किया। इसकी बड़ी वजह यह थी कि इत्तेहादी जमहूरियत के नाम पर लड़ रहे थे। उन्होंने हर जगह महकूम कौमों से वादे किए थे कि जंग के बाद इन्हें आज़ादी दी जाएगी। दूसरे लीबिया वालों में कौमी और सियासी शऊर पहले ही तेज़ हो चुका था और वो अरसे से गैर मुल्की तसल्लुत के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मुज़ाहमत करते आ रहे थे। इस सिलसिले में लीबिया की मशहूर अल-सनूसी तहरीक ने बहुत अहम किरदार अदा किया था। इस तहरीक का आगाज़ 19वीं सदी में हुआ। ये एक इस्लामी तहरीक थी। हज्जाज में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और बरसगीर में शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद बरेलवी की तहरीकों जैसा प्रोग्राम था, यानी खालिस इस्लामी तालीमात की तबलीग और तागूती ताकतों के ख़िलाफ़ जहाद इस तहरीक के बड़े मकासद थे। ये तहरीक अल मगरब में इस्लाम की नशाता सानिया का अलमदार थी। लीबिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसने मरकज़ कायम किए थे जो बैक वक्त तबलीग और तदरीस के मरकज़ थे और माशी तौर पर खुद कफ़ील थे। गोया अल-सनूसी तहरीक का पैरोकार बैक वक्त मुअल्लम, मुबल्लिग, ताजिर, किसान और मुजाहिद थे। इतालवी हुकूमत इस तहरीक के हाथों बहुत ज़क उठाती रही। इसने अपने ज़ालिमाना दौर में इसे कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इतालवी हुकूमत बिलाशक और शोबा इंतहाई ज़ालिम और जबर हुकूमत थी। 1911 से 1942 तक लीबिया के मुसलमान पर बेपनाह मुज़ालिम ढाए और मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की। मुसलमानों को इनकी महज़बी, सियासी और समाजी हकूक़ से महरूम किया गया। अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए तालवियों को यहाँ आबाद करने की कोशिश की और इनकी हर तरह से हिम्मत अफजाई की। इन आबादकारियों को हर किस्म की मरात हासिल थीं। देखते ही देखते गैर मुल्की आबादकार मुल्क की ज़रखेज़ ज़मीनों पर काबिज़ हो गए। ये सब बातें अहले लीबिया के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थीं। दौरान जंग इनकी महज़बी रग हिमायत और भी भड़क गई। सियासी शऊर ने करवट ली। उन्होंने मीर मोहम्मद अदरीस की क़यादत में अपने आप को
منظم کیا اور 1940 میں السنوسی مجاہدین کی فوج معروض وجود میں آئی، جس نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اطالوی استبداد کو لیبیا سے ختم کروایا۔ لیبیا سے اطالوی تسلط تو ختم ہو گیا، لیکن لیبیا کو پھر بھی آزادی نصیب نہ ہوئی۔ برطانیہ اور فرانس لیبیا کو آزاد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جنگ کے دوران انہوں نے جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کرنے میں پاسو پیش کرنے لگے۔ اندرونی اور بیرونی دباؤ کے ماتحت لیبیا کا مسئلہ بالآخر اقوام متحدہ میں پیش ہوا، لیکن اتحادیوں کی طرف سے مختلف ہیلے بہانے کیے گئے۔ فرانس کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اسے اپنے قبضے میں رکھے، جبکہ برطانیہ کا پروگرام اسے اپنے قبضے میں رکھنا تھا۔ امریکہ اسے اقوام متحدہ کی نگرانی میں بین الاقوامی کنٹرول میں دینا چاہتا تھا۔ بین الاقوامی رائے عامہ لیبیا کی مکمل آزادی کی خواہاں تھی، چنانچہ نومبر 1949 کو اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ لیبیا کو 1 جنوری 1952 تک آزاد کر دیا جائے، لیکن اس فیصلے کے باوجود برطانیہ اور فرانس نے حد الوسیع لیبیا کے اتحاد اور آزادی میں رخنے ڈالے۔ لیبیا کے حریت پسندوں کی جدوجہد رنگ لائی۔ 24 دسمبر 1951 کو لیبیا کی آزادی کا اعلان ہو گیا۔ تحریک آزادی کے قائد امیر ادریس السنوسی کی قیادت میں نئی حکومت قائم ہو گئی۔ بعد ازاں شاہ ادریس 1952 میں لیبیا کے پہلے سربراہ مملکت منتخب ہوئے۔ آزادی کے موقع پر لیبیا کو بھی دوسری نو آزاد ریاستوں کی طرح بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اقتصادی حالت انتہائی خراب تھی۔ اٹلی والوں نے اپنے دور حکومت میں لیبیا کے وسائل کا خوب استحصال کیا۔ رہی سہی کسر جنگ کے دوران نکل گئی۔ فیکس آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ قومی خزانہ خالی تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ 1951 میں آزادی کے وقت لیبیا دنیا کا غریب ترین ملک ہے۔ انتہائی ڈھانچہ انتظامی امور نہ ہونے کے برابر تھا۔ تعلیم کا اور بھی برا حال تھا، یہاں تک کہ نئی حکومت کے بعض وزیروں کی تعلیم بھی واجبی تھی۔ ان خامیوں کے باوجود شاہ ادریس کی قیادت میں ابتدائی مشکلات پر جلد قابو پا لیا گیا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ فوجی انقلاب، معاشیت میں تبدیلی اور مختلف مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے لیبیا کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی۔ جہاں ہمسایہ ملک اس کی مدد کی ضرورت ہوتی، لیبیا اپنی استطاعت سے بڑھ کر مدد کرتا۔ البتہ مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات اتنے خوشگوار نہیں جتنا کہ عرب اور اسلامی ممالک کے ساتھ تھے، کیونکہ لیبیا کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ عرب اور اسلامی دنیا اپنی پالیسی خود بنا سکتے ہیں، اور ہمیں اپنے اندر اتنی جرأت اور ہمت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم مغرب کے محتاج نہ ہوں، اور اسی اصول کی وجہ سے اس پر آئے دن پابندیاں کسی نہ کسی نوعیت کی بین الاقوامی پابندیاں لگا دی جاتی تھیں۔ لیبیا اور پاکستان کے تعلقات شروع ہی سے بہت اچھے رہے۔ دونوں ملکوں میں بہت سی مشترک قدریں موجود ہیں۔ دونوں اسلامی ممالک ہیں، دونوں کی تاریخ، روایت اور تہذیب ایک ہے۔ خارجی امور میں دونوں کے مقاصد بھی تقریباً ایک ہیں۔ دونوں کمزور قوموں اور اقلیتوں کی مددگار ہیں۔ دونوں فلسطینیوں کے سیاسی حقوق کی بحالی کے زبردست حامی ہیں، اور اسرائیل کے وجود کو نہ صرف عربوں کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے زبردست خطرہ سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے لیبیا کی صورتحال کا جائزہ لیا اور اس کا وجود اور اس پر مختلف پابندیوں اور اس کی سیاسی اقتدار پر زیر بحث